राजस्थान में ब्रिटिश शासन की स्थापना। हमने पहले अध्ययन किया राजपूत नरेशों के गृह कलह। अब हम इसका दूसरा कारण देखेंगे, राजस्थान में मराठों का बढ़ता हुआ प्रभाव। राजस्थान में मराठों का बढ़ता हुआ प्रभाव किस तरह से 1818 की संधियों के लिए जिम्मेदार है। पेशवा बाजीराव की विस्तारवादी नीति और जयपुर नरेश सवाई जयसिंह की महत्वाकांक्षा ने दोनों को एक दूसरे के समीप ला दिया। मराठों के अलावा मराठे मालवा आक्रमण के समय जो नीति सवाई जयसिंह ने मराठों के प्रति अपनाई, उससे मराठे राजपूताने की ओर अग्रसर होने लगे। मालवा विजय ने मराठों को राजस्थान में प्रवेश करना सुगम कर दिया। बाजीराव प्रथम की राजपूताना की यात्रा तथा राणा जगत सिंह व कछवा नरेश सवाई जयसिंह के साथ उनकी मुलाकात से ये स्पष्ट हो गया कि अब मराठों का रुख राजस्थान की ओर बढ़ना है। यह तथ्य राजपूताना के राजपूत नरेशों से छुपा नहीं था। इसी को आधार बनाकर मेवाड़ के महाराणा द्वारा सामूहिक सुरक्षा हेतु हुडा सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, परंतु ये सम्मेलन असफल हुआ। जब ये सम्मेलन असफल हुआ तो राजस्थान के प्रमुख राजाओं ने सवाई जयसिंह की नीति का ही पालन करते हुए मराठों से युद्ध न करने में अपना और अपने राज्य का भला समझा। इसका कारण उनके गृह कलह भी रहे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण राजपूताना इनके चंगुल में आ चुका था। ये न केवल मध्यस्थता का दायित्व निर्वाह करते थे, वरन ये नरेश निर्माता भी बन गए थे। धन के ये इतने लोभी हो गए थे कि यदि इन्हें निश्चित समय पर चौथ या धन नहीं मिलता था तो वे अमानुषिक तरीकों से उस राज्य की जनता को लूटने में नहीं हिचकिचाते थे। परिणाम ये हुआ कि राजपूत नरेश इतने अधिक भयभीत हो गए, मराठों के आतंक और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों की शरण में जाना ही उचित समझा। जिस तरह दक्षिण के राज्यों ने अंग्रेजों का अपना संरक्षक मानकर उनके शरणागत हो गए, उसी तरह 1818 की संधियां करके यह भी अपने आप को शरणागति के भाव में लाना चाहते थे। 1818 की संधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने दो कारण पढ़े, राजपूत नरेशों की गृह कलह, दूसरा हमने पढ़ा मराठों का राजस्थान में बढ़ता हुआ प्रभाव, और तीसरा इसका कारण ये रहा कि इस समय तक सामंत अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सामंत कौन होते थे, किन्हें बनाया जाता था और इनके दायित्व क्या थे। तो सामंत प्रथा राजस्थान में अति पुरातन है। राजस्थान के राजा अपने भाई या अपने निकट संबंधी को जीविका उपार्जन के साधन के रूप में जागीरें देते थे, और इस जागीर का प्रमुख जागीरदार या सामंत कहलाता था। जागीरदार राजा को अपना स्वामी न मानकर अपना परिवारजन ही मानते थे। इस कारण सामंत नरेशों के नियंत्रण में सेवक के रूप में नहीं रहते थे, वो यदा कदा
इनका मुकाबला और विरोध भी करते थे। मुगल सम्राट इस प्रकार के विरोधों और मुकाबले को प्रोत्साहित करते थे क्योंकि वे राजा और सामंत दोनों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे और इनकी गृह कलह में मध्यस्थ का दायित्व निर्वाह करना चाहते थे। औरंगजेब के निर्बल उत्तराधिकारियों में ये क्षमता नहीं थी, फलतः सामंत शक्तिशाली हो गए। इसी प्रकार मराठों की धन लोलुपता ने भी इन सामंतों को अनियंत्रित और अनुशासनहीन बनाने में सहयोग दिया। धन के लोभ में आकर उचित और अनुचित का विचार किए बिना वे उनसे हर प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार रहते थे। इधर मुगल दरबार में सेवाओं के अवसर कम हो जाने के कारण राजाओं की आर्थिक अवस्था दयनीय हो गई। आर्थिक अवस्था दयनीय होने के कारण ये पर्याप्त मात्रा में न तो शस्त्र रख सकते थे न खुद के सैनिक रख सकते थे। इस कारण ये सामंतों पर ही निर्भर होते जा रहे थे और सामंतों पर निर्भरता के कारण सामंत दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे। प्रत्येक राज्य के सामंतों में गुटबंदियां बन गई थी। वे नरेशों और सामंतों की प्रतिद्वंदिता ने राज्यों में अराजकता और अशांति उत्पन्न कर दी। उदाहरण के लिए मेवाड़ में चूड़ावत और शक्तावत के बीच में प्रतिद्वंदिता थी, जिससे वहां के राणा को जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। इस प्रकार जब राजपूत सामंत उद्दंड हो गए, उन्होंने समय पर अपने स्वामी को सैनिक सहायता देना बंद कर दिया, तो नरेश उद्दंड सामंतों को दबाने में अपने को अक्षम समझने लगे। इसके अलावा जब राजपूत सामंतों ने धन देकर अपने स्वामी राजा के विरुद्ध मराठों से सैनिक सहायता लेना आरंभ कर दिया, तो राजस्थान के नरेश इतने अधिक आतंकित हो गए कि राजपूत नरेशों के आगे कंपनी से संधि करके अपनी सुरक्षा पाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रहा। अब हम चौथा कारण इसका जानेंगे, पिंडारियों का राजस्थान में प्रवेश। ये पिंडारी एक प्रकार के भयंकर लुटेरे थे और इनका उदय औरंगजेब के अंतिम वर्षों में हुआ, जबकि मुगल साम्राज्य पराभव को प्राप्त हो रहा था। इनमें से अधिकांश मुसलमान थे, जिन्होंने मुगल शासकों तथा नवाबों के यहाँ सैनिक सेवाएं न मिलने के कारण अपना अलग दल बना लिया था। ये एक अनियमित सैनिक दल होता था, जिनका प्रयोग मराठे मुगलों के विरुद्ध करते थे। धीरे धीरे ये सिंधिया और होलकर के साथ सैनिक अभियानों में जाने लगे और उनके साथ ही सैनिक रूप से लूटमार करते थे। लॉर्ड वेलेस्ली के समय तक तो इनके लूटमार का केंद्र स्थल मध्य भारत ही रहा, परंतु जब मराठे राजस्थान में आए तो उनके साथ साथ ये पिंडारियों भी आ गए और राजस्थान को लूटमार का केंद्र बना लिया। राजस्थान में भयंकर रूप से उत्पात करने और आतंक फैलाने वालों में पिंडारी नेता अमीर खां प्रमुख था, जो होलकर के एक सेना नायक के रूप में आया था। 1811 में जब उसके स्वामी यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई, तो वो होलकर की सेना का सर्वेसर्वा बन गया था। 1811 से 1818 तक वो सारे राजस्थान पर छाया रहा। उसने लूटमार ही नहीं की, वरन यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया। वो इतना दुस्साहसी हो गया था कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के प्रश्न पर उसने मेवाड़, मारवाड़
और जयपुर में खुले रूप से आंतरिक हस्तक्षेप किया, जिसका कारण राजकन्या की असामयिक मृत्यु के रूप में सामने आया। इन पिंडारियों और मराठों से भयभीत होकर राजाओं को 1818 की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा।